गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एन आइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है, जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इकॉनमी में। तो इकॉनमी के साथ सबसे पहले जीडीपी और जीवीए कैप देखने वाले हैं। समझेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीवीए कैसे क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में समझेंगे और ये बहुत अच्छे से ये आर्टिकल यहाँ पे समझाया गया है। इसमें जितनी भी फैक्चुअल डेटाज ये सब आपको मिलेगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हम लोग देखेंगे और क्या चैलेंजेस यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। साथ ही स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, ये भी एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। इसमें आपको डिफरेंट एंगल और डिफरेंट व्यू और बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे। देन यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि कानून बनाना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी क्या न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या कुछ नया हुआ है इनके लिए या फिर नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि गिग वर्कर्स जो है हम लोग रेगुलर, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो मुझे लगता है हर 1-2 महीने के ऑल्टरनेटिव में हम लोग इसको डिस्कस करते ही है इस टॉपिक पे। तो इसलिए इस बार देखने वाले हैं कि इस पे क्या बातें की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है जीडीपी जीवीए कैप। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 मेजर से हमारे इंडियन इकॉनमी का, फर्स्ट है जीडीपी और सेकेंड है जीवीए, जो कि अभी बहुत ही डिफरेंट इनमें गैप देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि है क्या ये। सबसे पहले समझिए कि जीडीपी क्या होता है। डेफिनेशन, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स ग्रॉस मतलब कि टोटल। हमारे टेरिटरी के अंदर एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है ना, उसके अंदर एक फिनेंशियल ईयर, तो हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो इन एक फिनेंशियल ईयर में एक टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हुई है, उसके समेशन को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू होता है सारे गुड्स और सर्विसेज का, जो भी हमारे टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर ये गिवन पीरियड में, इट मीन्स कि एक फिनेंशियल ईयर ही आप लोग समझो उसमें ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन वहीं अगर बात समझने की कोशिश करें तो जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इट मीन्स कि जितना वैल्यू हो रहा है उस प्रोडक्ट का, उसको हम लोग ऐड करते हैं। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवीए क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे हम लोग डिडक्ट कर देते हैं जो इनपुट का कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल है। सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो आप ये समझो कि जीवीए जो होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है। अब हर एक स्टेट में आप देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि आप देखो कि अगर केचप ही बनाया जाता है तो केचप को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। इट मीन्स कि यहाँ पे टोमेटोज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ मसाले की भी ज़रूरत होती है, कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, केमिकल्स वगैरह लगता है, जिससे कि आप देखो कि टोमेटो केचप का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है उसमें गैप होता है। तो वो इतने दिन तक जो बंद बॉटल में वो अगर है तो उसके लिए एक केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव्स के लिए यहाँ पे ये सब आपका इनपुट में आ जाएगा। तो इनपुट है यानी कि इसमें भी कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है। तो कॉस्ट जो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, उस कॉस्ट को ऐड किया जाता है। तो इस कॉस्ट की जो वैल्यू है ना, वो जीवीए में ऐड होती है। तो इसी तरीके से आप देखो कि जीडीपी क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्शन जितना हो रहा है, यानी कि केचप कितने यहाँ पे केचप का टोटल केचप का कितना प्रोडक्शन होता है वो हमारे जीडीपी पे आ रहा है। लेकिन केचप बनाने में जो रॉ मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल जितने भी इनपुट लग रहे हैं, इनकी समेशन हम लोग जीवीए में देखते हैं। इन दोनों में बहुत गैप यहाँ पे दिख रहा है। मेनली ये बातें बताई जा रही है। मेजरमेंट क्या है कि आप देखो कि मेनली आउटपुट यहाँ पे जीडीपी में क्या है, आउटपुट है, इनकम है और एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये 3 तरीके से इसको मेजर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें जीवीए में क्या होता है, तो ये आउटपुट रिच और जो भी यहाँ पे प्रॉक्सी, यानी कि जितना भी जीडीपी में देखा जाता है कि यहाँ टोटल प्रोडक्शन कितना गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, तो उसमें उसके पीछे कितने रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है, कितने इनपुट का इस्तेमाल हुआ है, उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। अगर हम लोग टेक्निकल रिलेशन देखें तो ये सबसे पहले बताया जाता है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए। जीवीए इट मीन्स कि हर एक सेक्टर का, हर एक स्टेट का समेशन करके, ये समेशन का होता है यहाँ पे, प्लस नेट टैक्स जो उस प्रोडक्ट में लग रहा है। आप देखो कि फाइनल जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें कई तरीके के टैक्स लगते लगते उस एक्चुअल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो जो फिर वहाँ पे टैक्स लग रहा है माइनस नेट सब्सिडी, कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखो कि सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, तो उस सब्सिडी को माइनस करके फिर जो प्रोडक्ट का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो ये एक रिलेशन है जीडीपी और जीवीए के बीच में, जिसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग जीडीपी और जीवीए यूज़ करते हैं, क्यों कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते। तो जीडीपी क्या है ना कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर्स है। हमारा इंडिया जो है ये पहला देश नहीं है जो कि हम लोग जीडीपी को ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस को मेजर्स करने के लिए। नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये मेथड है, तो इसलिए हम लोग भी इसी को अपनाते हैं। साथ ही जीवीए की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर वाइज यूज़ होता है कि हर एक सेक्टर में कितना ज़्यादा इनपुट और किस तरीके से रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 मेथड को हमने अपनाया है। अब इंडिया में अगर हम लोग अपनी बात करें जीवीए की, तो 2015 में
जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो जीडीपी मेजरमेंट अप्रोच का था, तो ये कहा जा रहा है कि जो जीवीए बेसिक प्राइस में है और बेस ईयर कितना है, तो 2011-12 बेस ईयर कहने का मतलब है कि उस ईयर से हम लोग आज की डेट में जो 2022-23 में है, तो आज की डेट में हमारे देश में जो प्रोडक्ट की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए कोई बेस ईयर हमेशा होता है, तो यहाँ की जो बेस ईयर है और जीवीए की वो यहाँ पे 11-12 है। तो ये प्राइमरी मेजर्स है आउटपुट का। साथ ही अगर हम लोग देखें कि इससे पहले इंडिया के द्वारा जो जीवीए यूज़ किया जाता था वो फैक्टर कॉस्ट में किया जाता था, बट अभी क्या है, बेसिक प्राइस में देखा जा रहा है। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो क्वार्टरली और जो एनुअल है जीवीए का जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है इसकी तरफ से है, और वो भी 8 बोर्ड सेक्टर है यहाँ पे। पूरी आप देख सकते हो कि जीवीए सेक्टर कौन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर्स का यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इनपुट ऐड होता है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपको पता है कि सब्सिडीज़ वगैरह जो है सरकार के द्वारा फर्टिलाइज़र में दिया जाता है, तो उसको माइनस करना है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग वगैरह सब इसी में आ जाता है। फिर माइनिंग और क्वेरिंग हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह हो गया, ये सर्विसेज में आपका काउंट होता है। फिर कंस्ट्रक्शन है, कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है, या फिर आप देखो कि फाइनेंशियल, रियल इस्टेट और जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। देन यहाँ पे आप देखो कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंट आप देख सकते हो कि टोटल 8 सेक्टर्स है जिसमें कि इसको काउंट किया जाता है। अब बेसिकली समझते हैं कि जीडीपी और जीवीए का यहाँ पे जो गैप है इसका क्या रीजंस है। जीवीए जो है ये प्रॉक्सी के जैसा यूज़ होता है कि जीडीपी नहीं तो जीवीए ही देख लेते हैं सारे सेक्टर्स का, अगर हम लोग समेशन कर ले तो जीडीपी ही निकल जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21 में देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारा 180 बेसिस पॉइंट से लैग कर रहा था। और यहाँ पे क्यों, तो ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज सब्सिडीज़ यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैक्सेस है वो कम किया जा रहा था ड्यू टू लॉकडाउन। वहीं अगर सिमिलरली इस साल का अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है वो इस बार बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आप देखो आज की डेट में सब्सिडीज़ कम हो गई है एज़ कम्पेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो 60 बेसिस पॉइंट हायर है जीवीए का। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है एक साल में ही, कहाँ 180 था और आज की डेट में ये 60 हो गया है। ये कहा जा रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 23 है तो जीडीपी और जीवीए जो डाइवर्जेंस आज की डेट में दिख रहा है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गैप जो है ये बढ़ते जाएगा। तो अब समझते हैं कि यूटिलिटी क्या है जीडीपी और जीवीए का, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो जीडीपी डेटा है वो हमारे इकॉनमी का क्या स्टेट है इसको ये प्रेजेंट करता है, यानी कि किसी कंट्री के जीडीपी से आप समझ सकते हो कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसा काम कर रही है, वो भी कंज्यूमर साइड से। इट मीन्स कि डिमांड साइड कितनी है, हम लोग अगर डिमांड करेंगे तभी तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो चलो दूसरे देश से इम्पोर्ट तो करेंगे ना। यानी कि हमारे देश में अगर किसी पर्टिकुलर देश के लोगों को अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, डिमांड साइड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई साइड भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जैसे कि जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन करना है और कंजप्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। साथ ही गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज में, प्लस एक्सपोर्ट या माइनस इंपोर्ट। कोई भी, वही मैं बोली कि अगर हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार इतना मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं है तो सरकार ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी ना, सरकार जो है इंपोर्ट करा लेगी वो सारी प्रोडक्ट्स को, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे काउंट करके चलेंगे। इससे क्या होता है कि एक इकॉनमी का हेल्थ पता चलता है कि क्या हमारा कोई देश का जो इकॉनमी है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस देश के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसी है। साथ ही एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस हो जाती है, अगर किसी देश की जीडीपी मिलती है तो उसे हम लोग दूसरे देश की जो जीडीपी है उससे कंपेयर कर पाते हैं और फिर एनालाइज कर पाते हैं कि वहाँ की इकॉनमी कैसी है, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, प्राइवेट कंजप्शंस कितना है, लोगों की इनकम कैसी है, वो सारी चीज़ें पता चल जाता है। अगर हम लोग देखें तो जीडीपी एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि आप देखो कि इसमें हम लोग क्या हो रहा है ना बस उसी को हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। अगर हम लोग जीवीए की बात करें तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये हर एक सेक्टर को बहुत अच्छे से देख रहा है। बेसिकली आप देखो कि रॉ मटेरियल्स का अगर आप हिसाब किताब रख लो तो फिर जो फाइनल आउटपुट निकल कर आता है उसका हिसाब किताब रखना ज़रूरी है, सही हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जीडीपी क्या है कि फाइनल आउटपुट देता है और जीवीए क्या है आपका इनपुट देता है, यानी कि कितना यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है उसका समेशन देता है। तो इसलिए लीडिंग जो इंडिकेटर है ना वो जीवीए ही है। अगर जीवीए का जो भी यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जीडीपी का भी डेटा होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसलिए जीडीपी और जीडीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवीए है,
क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी और अदर्स के लिए भी, जिससे स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या हालचाल है उसका एक रियल पिक्चर मिलकर आता है। साथ ही अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक जीडीपी ग्रोथ जैसा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी हम लोग देख पाते हैं कि हाँ कितना जीडीपी हो रहा है। क्योंकि अदर रीजन्स आप देखो कि बेटर टैक्स कंप्लाइंसेस है हमारे देश में। आप देखो कि पहले तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कहते हैं, यानी कि हर एक वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट लगता था, वो हर एक स्टेट के द्वारा जो वैट की वैल्यू होती थी वो डिफरेंट होती थी। बट नाउ ये सब सब्स्यूम हो चुका है जीएसटी में। इट मीन्स कि जीएसटी जैसे कि आप देखते हो उसमें भी आज की डेट में डिफरेंट स्लैब है ही, 5% है, 12% है, 18% है एंड देन 28% है। फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या होता है ना कि आप देखो कि एक डिफाइंड है कि अगर टोमेटो केचप में 12% की अगर जीएसटी लग रही है तो वो पूरे देश में ही लग रही है, हर एक स्टेट में। 28 स्टेट है तो 28 स्टेट में 12% का ही यहाँ पे जीएसटी लग रहा है। लेकिन पहले क्या था कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में अगर 5% लग रहा है तो वहीं अगर बिहार में आओ तो ये 7% लगेगा, वही अगर आप आंध्र में चले जाओ तो वहाँ पे 22% लगेगा। तो ये काफ़ी वैरी करता था, बट अब ये जो है आपका एक आप कह सकते हो कि एक सेम है। तो यहाँ पे बेटर टैक्स कंप्लाइंसेस भी है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे सेक्टर वाइज प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल 8 सेक्टर हमने देखा कि कहाँ से जीवीए जो है वो काउंट होता है। रीजन वाइज भी हो जाता है कि अच्छे से समझ में आता है कि इस सेक्टर से कितना यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, इसकी क्या डेटा है, हर एक सेक्टर का यहाँ पे डेटा समझ में आता है। साथ ही प्रोडक्टिविटी भी समझ में आ रहा है। अगर आप देखो कि जिस सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी डेटा भी उसकी अच्छा बेटर रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे समझ में आता है कि कोई सेक्टर कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सेक्टर मार्क्स के हिसाब से कितना पुअर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि किसी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी एक बेटर तरीके से समझ में आती है। फाइन। तो ये सारी बातें कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो मोर एक्यूरेट हॉलिस्टिक पिक्चर्स जो है वो प्रेजेंट करता है जब भी हम लोग इसको लॉन्ग टाइमलाइन में एनालाइज करें। वहीं जीवीए की बात करें तो ये मोर एक्यूरेट एस्टिमेट करता है और इमीडिएट पिक्चर के आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना जीवीए है, तो वो आज की डेट में बता रहा है। लेकिन जीडीपी आप देखो कि लंबे समय तक ये बताता है। तो लंबे समय के लिए जो मोर एक्यूरेट और हॉलिस्टिक पिक्चर देता है वो जीडीपी देता है, ठीक है। तो विथ पॉलिसी डिस्क्लोजर अगर हम लोग देखें सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शंस की तरफ अगर हम लोग बढ़े और एम्प्लॉयमेंट मेजर्स की तरफ बढ़े तो जीवीए जो है ये ज़्यादा यूज़फुल मेजर्स हो जाएगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए, जो कि वेरियस सेक्टर्स के लिए होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। फाइन। लेकिन अगर हम लोग देखें जीवीए को तो अभी बहुत अच्छा देख लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जीवीए की भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? तो एक्यूरेसी ऑफ मेथोडोलॉजी अगर हम लोग देखें, जीवीए जो है ना ये आप देख सकते हो कि इनएप्रोप्रिएट है, फ्लॉड यहाँ पे मेथोडोलॉजीज़ है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड पिक्चर भी दिखने को मिलता है। इट मीन्स कि जो 8 हमारी यहाँ पे सेक्टर्स है उसमें रियल डेटाज निकल कर नहीं आते हैं। साथ ही एक्यूरेसी ऑफ डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ये रियलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे आज किसी की भी सरकार हो, कल किसी की भी सरकार हो, बट दिस इज़ द रियल पिक्चर जो हमारे देश की है कि एक एक्यूरेसी ऑफ डेटा कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि ना ही हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पेन कॉपी पे आज भी चल रहे हैं जिसमें आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जाता है। बिचौलियों की जो है आज भी आप देखो कि वो लोग तो रहते ही है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि एक्यूरेसी ऑफ डेटा जो है इसकी कमी है। तो क्यों, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हमारे देश में जो 8 सेक्टर आपको देखने को मिला ये फॉर्मल नहीं है, अधिकतर सेक्टर यहाँ पे इनफॉर्मल है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे रियल इस्टेट, फाइनेंस, होटल, ट्रेड, बहुत सारी सेक्टर्स है। और हमारे देश में आप देखो 96% जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि जहाँ पे ना ही कोई एक फिक्स्ड आवर्स होता है काम करने का, ना ही एक फिक्स्ड इनकम होता है, ना ही उनके लिए सोशल सिक्योरिटीज़ होती है। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि लेमन लैंग्वेज में कि जितना काम करेंगे उतना ही कमाएंगे। तो वही बात होती है यहाँ पे। तो सोर्सेज ऑफ डेटा और उसकी एक्यूरेसी की कमी देखने को मिलती है। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है जो कि जीवीए में हम लोग देख रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 है, तो ये क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल जो स्टैंडर्ड फॉर नेशनल अकाउंट है जिसको यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो उनके तरफ से आप देख सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन है। और ये क्या करती है, रिकमेंड देती है कि कैसे हम लोग जो इकोनॉमी के सारे मेजर्स हैं उनको कंपाइल कर सकते हैं एक बेटर वे में। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ओके, तो हल्का फुल्का इसके बारे में ध्यान रखना है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जिसमें कि हमने जीडीपी जीवीए गैप समझा। बेसिकली आपको समझना है कि जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है। एक जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड वे में अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर गैप क्यों बढ़ रहा है ये भी आप लोग रीज़न समझ जाओगे। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन से डायरेक्ट आता है।
ठीक है। तो ये हमारे देश में रहने वाले लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बाहर से रहने वाले लोग जो है हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हुआ है कि कंटिन्यूड अगर हम लोग फॉरेन इंटरेस्ट इंडियन इकॉनमी में देखें तो एफडीआई जो है वो ऑल टाइम हाई है। इट मीन्स कि आप देखो कि हमेशा बढ़ते ही जा रहा है और 2021-22 में आप देखो तो 83.57 बिलियन डॉलर तक ये बढ़ चुका है। तो एफडीआई यानी कि बाहर में रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है कि चलो इंडिया में चल के इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बातें हैं। अब एफडीआई की यहाँ पे बात करते हैं देश में। तो एफडीआई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है। जो भी लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो यहाँ पे हमारे देश में जो अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज़ है इसमें आकर इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही 10% या फिर इससे ज़्यादा जो पोस्ट इश्यूज़ यहाँ पे पेड अप कैपिटल है उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, या फुल्ली डायलेटेड जो बेसिस है किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी का, तो इसमें ये आकर जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ओके, ये दो तरीके से अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है और लिस्टेड इंडियन कंपनी भी है, लेकिन लिस्टेड इंडियन कंपनी वही जो फुल्ली डायलेटेड बेसिस है, ठीक है, पूरी तरीके से जो है उसमें यहाँ पे करते हैं। और पेड अप कैपिटल जो होता है किसी भी कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है उसका 10% या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन। अब एफडीआई कैसे आती है हमारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसका दो तरीका है। पहला है आप देखो कि ऑटोमेटिक रूट है, यानी कि ऑटोमेटिक रूट है एक ऐसा रूट है जिसमें कि कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप फॉरेन से हमारे देश में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। साथ ही अगर देखें तो दूसरी है गवर्नमेंट रूट, यानी कि यहाँ पे सरकार से परमिशन लेते हुए ही आना होगा, ठीक है। साथ ही प्रोहिबिटेड सेक्टर भी है। इन्वेस्टमेंट जो कोई इंसान यहाँ पे हमारे देश से बाहर है और वो हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक जगह कहीं भी मन किया वो इन्वेस्टमेंट कर ले। कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर भी है, यानी कि टोटल 9 सेक्टर ऐसा है जिसमें कि किसी इन्वेस्टर को रोका जाता है कि आप इन सारे सेक्टर्स में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसमें है लॉटरी, जिसमें कि बिज़नेस जो है अगर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लॉटरी या फिर ऑनलाइन लॉटरीज इंक्लूड है। गैम्बलिंग और बेटिंग वगैरह भी है। चिट फंड हो गया, निधि कंपनीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें आकर जो है यहाँ पे रोका गया है। और भी ऐसी है जो कि टोटल 9 सेक्टर्स है जिसमें कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का 19 to 21% तक देखें तो जो एफपीआई है, अच्छा सॉरी ये एफपीआई का कंटिन्यू है ना, तो एफपीआई मैं बाद में बताऊँगी, पहले आप एफडीआई समझो। सिग्निफिकेंस क्या है एफडीआई का, क्या फ़ायदा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल आ जाता है, कैपिटल आ गया तो इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा हमें कैपिटल किस चीज़ में ज़रूरत होती है, किस सेक्टर्स में ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखो कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सरकार की जो पैसे है क्रंचेस ऑफ मनी हो जाती है। इसके कारण बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, वो कई सालों तक पेंडिंग में रहते हैं। तो अगर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है तो हम लोग इसको एक अच्छी जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। सेकंड है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगा। एफडीआई के साथ आप देख सकते हो कि जो मैनेजमेंट टेक्निक है ये भी एक फ़्लो में रहेगा। एफडीआई के साथ साथ नॉलेज भी आएगा, स्किल भी आएगा, जो कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो कि जापानीज़ कंपनी जो है आती है तो जापानीज़ लीन प्रोडक्शन प्रिंसिपल भी लेकर आती है। हम लोग जापानीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, उनकी तरफ से पंक्चुअलिटी सीखते हैं और किस तरीके से काम करना है ये समझते हैं, और कैसे मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट करनी है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो ये भी एक अच्छा होता है कि स्किल भी लेकर आता है कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या है एक इमर्जिंग कंट्री है, तो एफडीआई जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट का। साथ ही हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, यानी कि इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रही है, जो देश भर में विदेश भर में जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रही है। और ये नेटवर्क्स क्या है इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करना है तो वो भी बेटर तरीके से हो पाता है। अदर बेनिफिट्स क्या है कि देखिए जहाँ भी जिस सेक्टर्स में भी एफडीआई आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उस सेक्टर्स में ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब करेंगे, तो जॉब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे, उनके हाथ में पैसे आएगा तो वो अपने लिए खर्च करेंगे और इससे जो है उनका लाइफ बेटर हो पाएगा। इससे क्या है कि इनोवेशन और कंपटीशन भी बढ़ता है। दूसरे देश के लोग जब आते हैं तो स्किल लेकर आते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन लेकर आते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे देश के भी लोग उनसे सीखेंगे, तो कंपटीशन भी इंक्रीज़ होता है। साथ ही कैपिटल फ्लो इंक्रीज़ होता है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता है, जिससे कि हमारा जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में ये मददगार साबित होता है। एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। साथ ही अगर देखें तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लोकल बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इन्वायरमेंट में और सोसाइटीज़ में भी। समझते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है।
सबसे पहले आप देखो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, जो एक्सचेंज रेट है उसकी इन्फ्लुएंस आप देखो कि बेटर तरीके से नहीं हो पाती है। पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। आप देखो बहुत सारे ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाते हैं वाया इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन कंपनीज आती है तो वो इस तरीके का भी कई बार काम करती है कि पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलता है कि जो पॉल्यूशन आज की डेट में हमारे देश में इतना ज़्यादा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ फॉरेन कंपनीज़ भी होते हैं। साथ ही अगर देखें तो मॉडर्न डे जो रेट इकोनॉमिक कॉलोनीज़ में होते जा रहा है, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही पॉलिटिकल जो करप्शन है और लॉबिंग वगैरह है, ये भी प्रमोट हो रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनकी जो दबदबा है और उनका जो एक होता है ना कि ग्रुपीज़ में है, ये बढ़ते जा रहा है। साथ ही हिंड्रेंस है, यानी कि बाहर के लोग आकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। साथ ही इरोजन है, लोकल कल्चर हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि लोग खुद ही मेहनत करते थे, सब कुछ खुद ही बनाते थे और फिर बाहर जाकर जो है उसे एक्सपोर्ट करते थे। बट आज की डेट में हम लोग बना बनाया खाना खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए बाहर से ही इन्वेस्टमेंट आ जा रहा है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। साथ ही इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे बिज़नेस है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। उनके लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि बड़े बिज़नेस और बड़े लोग बाहर से आकर इन्वेस्ट करें, तो छोटे बिज़नेस कहाँ सस्टेन कर पाएंगे। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस जो कि हम लोग FDI के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। लेकिन FDI इनफ्लो इंडिया में जो हो रहा है उसमें क्या क्या इश्यूज़ है। आप देखो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम लोग FDI की रिकॉर्ड देखें तो जो ग्रॉस इनकमिंग FDI ग्रोथ रेट है वो 2% तक शार्प जो है वो डाउन हो चुका है। FDI आउटफ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे देश में जो ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट थी वो अब हमारे देश को छोड़ के बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंसनट्रेटेड है, यानी कि फ्यू ऐसी ही सेक्टर्स है जहाँ पे FDI हर साल आती है। तो 62% जो टोटल FDI इनफ्लो है वो यहाँ पे बस 5 सेक्टर में ही है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल है, ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे FDI आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। फ्यू पॉकेट्स ऑफ FDI है, जैसे कि 78% जो टोटल इनबाउंड FDI है वो लिमिटेड है 3 स्टेट में ही, यानी कि बाहर से लोग अगर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे आ रहे हैं। ये सिर्फ कर्नाटक में जो कि 38% है, महाराष्ट्र जिसमें 26% है, एंड दिल्ली जिसमें 14% है। तो ये बहुत ही आप देखो कि लिमिटेड ही एरिया है जहाँ पे ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही ऑफशोर जो फिनेंशियल हब और जो टैक्स हेवन है इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखो कि यहाँ पे सिंगापुर और US के द्वारा ये लीड किया गया। टैक्स हेवन जैसे कि आपको पता है ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, मॉरिशस है, केमैन आइलैंड है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि ये टॉप FDI सोर्सेज भी हैं। लो एक्चुअल रियलाइजेशन है कमिटमेंट का। आप देखो जो गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन होता है और जो एक्चुअल FDI हमारे देश में आती है, वो आज की डेट में उन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो साइन हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स शो कर रहे हैं अपनी इंटरेस्ट कि हाँ वो आकर हमारे देश में जो है अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट करेंगे, और एक्चुअली आकर जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही लेसर यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट भी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेफर करते हैं कि सरप्लस वगैरह लेना, यानी कि इंडिया से बाहर, ना कि री इन्वेस्ट करना। इट मीन्स कि हमारे देश में आकर वापस से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो बाहर से उनको जहाँ फ़ायदा मिल रहा है वहाँ वो चले जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें इंडिया की जो फ्लरिशिंग इकॉनमी है उसे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज यूथ है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि एक युवा देश है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, तो इसका हमें एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ ही FDI इनफ्लो जो है ये कंटिन्यू रखना है, जो कि क्रिटिकल है। बट जिस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, और ये चीज़ आप देखो कि पैंडेमिक के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो इसको हमें समझना होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी पॉलिसी रिफॉर्म करते ही रहनी है एज़ पर द सिचुएशन, और जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहे हैं, तो उस तरीके से हमें अपनी पॉलिसी भी रिफॉर्म करनी होगी। साथ ही जो पब्लिक फाइनेंसेस है उसे स्टेबल करना होगा, जिससे कि जो अनसर्टिनिटीज़ है हमारे इन्वेस्टर्स के माइंड में वो ओवरकम हो सके। साथ ही ट्रांसपेरेंसी और जो एफिशिएंसी है गवर्नेंस की वो इम्प्रूव करना होगा। देखिए इन्वेस्टर्स से अगर आप भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहते होंगे, कल को आपका वहाँ पे बिजनेस ना डूबे, पैसा ना डूबे, ये चीज़ की फियर हर इन्वेस्टर्स के माइंड में होती है। तो ये चीज़ें कही जा रही है कि एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस से देखना होगा कि किस तरीके से सरकार जो है किसी देश में चल रही है। कल को सरकार गिर गई तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हर तरीके से लॉस होता है। इनिशिएटिव लेना होगा जिससे कि FDI को हम लोग ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि FDI जो है एक लिमिटेड, आप देख सकते हो कि ओनली 3 स्टेट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही ओनली 5 सेक्टर्स तक ही लिमिटेड है। तो इन्हें डाइवर्स करना होगा, और विथ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कल्चर और स्मॉल बिजनेसेस, जिसको कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। साथ ही आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए,
तो सबसे पहले हमारे देश में कानून है, यानी कि फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसमें कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो ट्रेड और पेमेंट है इसको फैसिलिटेट किया गया है, और जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है वो मेंटेनेंस भी इसी एक्ट के थ्रू होता है। पॉलिसीज़ आप देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली जो पॉलिसी रिजिम है ये लाया गया है, और एफडीआई को आप देखो कि मेजर सेक्टर्स में जो है 100% कर दिया गया है विद ऑटोमेटिक रूट। पहले क्या था कि बहुत कम परसेंट यहाँ पे अलाउ किया जाता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि 74% डिफेंस में है, इससे पहले 49% तक ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर्स में था, बट धीरे धीरे आप देखो कि एफडीआई को 100% कर दिया गया है। और पहले क्या था कि गवर्नमेंट रूट था, तो यानी कि सरकार से जब अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती थी तो सरकार की अप्रूवल आपको पता ही है कि कितनी फास्ट है, तो उस बीच जो है इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज हो जाता था और वो दूसरे देश में दूसरी जगह जाके वो इन्वेस्ट करते थे। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक रूट का काम किया गया। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में भी 100% एफडीआई कर दिया गया, वो भी ऑटोमेटिक रूट में। इट मीन्स कि आप मन चाहा तरीके से जब भी आना है आओ, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टेलीकॉम सेक्टर्स में आप लोग यहाँ पे 100% एफडीआई कर सकते हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो ट्रेड पार्टनरशिप है, यानी कि अदर नेशंस के साथ, जिससे कि हमारा जो बायलैटरल ट्राइज है ना, ये यहाँ पे हमारा इन्हांस कर सके जो ट्रेड पार्टनरशिप है। जैसे कि अभी लास्ट में हमने इंडिया यूके के साथ ये पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि हर एक कंट्री में अगर आपको बिज़नेस करना है तो कितना आसान है। तो हमारे यहाँ आप देखो कि डे बाई डे हमारी रैंकिंग इसमें इम्प्रूव ही हो रही है। तो एक इनिशिएटिव भी है, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। हर एक चीज़ की क्लियरेंस के लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में दौड़ लगाना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा सिंगल जगह होगा जहाँ पे आपको सारी क्लियरेंस एक ही साथ मिल जाए, जिसमें कि टाइम भी बचेगा और आपका जो है सब कुछ बचेगा। तो GIS मैप्ड लैंड यहाँ पे बैंक ईज भी है, जो कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने में भी देता है। साथ ही स्कीम्स वगैरह आप देखो तो यहाँ पे एफडीआई से रिलेटेड दो तीन स्कीम देखने को मिलेगा। एक तो है PM गति शक्ति, दूसरा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जिस इंडस्ट्री से, उतने ही प्रोडक्शन पे यहाँ पे इंसेंटिव्स वगैरह भी, यानी कि पैसे के रूप में असिस्टेंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट अगर एफडीआई का देखें तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है, जो कि मेनली ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। वहीं अगर ये नोटिफाई किनके द्वारा करते हैं तो नोटिफाई करने के लिए यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करते हैं। तो ये दो डिफरेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि एफडीआई जो बनाया जाता है मिट है, यानी कि एफडीआई लाने की जो बात होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत है, और नोटिफाई करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत है। फाइन, तो एफडीआई के बारे में आपने टोटल समझ लिया। अब आप देखो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हर साल आप देखो कि ये हमारा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही जा रहा है, बट फिर भी जो इश्यूज़ है उसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप समझते हैं कि फॉरेन यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड सेकंड वन इज़ एफपीआई। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एफपीआई समझते हैं। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा ही ये नाम है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि पर्सन यानी कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो उनके द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, कहाँ तो वैसी जगह जहाँ पे लेस देन 10% यहाँ पे पेड अप कैपिटल हो, साथ ही लेस देन 10% पेड अप वैल्यू हो हर एक सीरीज़ का, जो भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज़ है। तो जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज़ के 10% यहाँ पे पेड अप कैपिटल से कम, यहाँ पे मान लीजिए कि पेड अप कैपिटल अगर 100% है किसी कंपनी की, तो यहाँ पे 10% से कम, यानी कि आप समझो कि 9 हो गया, 8 हो गया, इतने परसेंट तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिस्टेड इंडियन कंपनीज़ में अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है तो एफपीआई के थ्रू आते हैं। अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज़ में अगर आपको आना है इन्वेस्ट करना है तो वो एफडीआई के थ्रू आते हैं। ये एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे स्टॉक और बॉन्ड वगैरह यहाँ पे परचेज करके होता है। यानी कि किसी भी फॉरेन कंपनी का अगर आप बॉन्ड परचेज करते हो, स्टॉक परचेज करते हो, तो यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 90-21% अगर इंडियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एफपीआई जो है ना $33 बिलियन तक जो है इंडिया से पुल हो चुका है, यानी कि बाहर जा चुका है। और वेरियस फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो चुकी है, हाई वैल्यूएशंस भी है इंडियन मार्केट का। हमारा जो US डॉलर है वो अप्रिशिएट हो रहा है, इट मीन्स कि रुपीज़ जो है उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। साथ ही रिस्क है रिसेशन का US में। तो रिसेशन कहने का मतलब है कि लगातार दो जो हमारा यहाँ पे क्वार्टर है उसमें अगर ग्रोथ डाउन देखने को मिला तो उसे रिसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेटर वे financial foreign direct investment and the difference between FPI and FDI. ओके, तो FDI के हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए कि व्हाट इज़ FDI एंड रूट्स ऑफ FDI, कहाँ किस किस सेक्टर में प्रोहिबिशन है, सिग्निफिकेंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, और क्या इश्यूज़ आज के डेट में चल रहे हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या है। ओके,
सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ। कल मैं फिर से स्टार्ट करूँगी यहाँ पे आपको स्किलिंग लैंडस्केप और जितने भी यहाँ पे टॉपिक मैं डिस्कस कर पाऊँगी वो लेसन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। डेली बेसिस पे यहाँ पे विजन आइज के करंट अफेयर्स मैगजीन्स को डील करने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जो कि यहाँ पे सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।